इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी स्वरचित लिखित मौलिक रचना है। किसी भी प्रकार की कॉपी, री-अपलोड, एडिट या पुनर्प्रयोग सख्त रूप से प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर कॉपीराइट एक्शन लिया जाएगा। शादी की तैयारियां अपने शबाब पर थी। घर में शहनाइयों की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही थी और हवा में गेंदे के फूलों और नए कपड़ों की एक सौंधी महक बसी हुई थी। अनामिका अपने कमरे में बैठी अपनी शादी के लाल जोड़े को देख रही थी। रेशमी धागों से काढ़ी गई जरी और गोटे की चमक उसके भावी जीवन के सपनों को दर्शा रही थी। महज 7 दिन बाद वो आकाश के घर की बहू बनने वाली थी। पिछली मुलाकात में ही दोनों के बीच ये सहमति बनी थी कि अब शादी के दिन तक वे एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। बड़े बुजुर्गों की मान्यता के अनुसार शादी के ऐन पहले मिलना अच्छा नहीं माना जाता। दोनों ने हंसते मुस्कुराते इस फैसले को स्वीकार किया था। तभी ड्रेसिंग टेबल पर रखा अनामिका का फ़ोन थरथराया। स्क्रीन पर आकाश नाम जगमगा रहा था। अनामिका के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान तैर गई। उसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया और चुहल भरे स्वर में कहा, लगता है किसी से अपना ही किया वादा निभाया नहीं जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ से कोई हंसी या मजाक की आवाज़ नहीं आई। आकाश का स्वर बेहद भारी, गंभीर और अस्वाभाविक रूप से धीमा था। अनामिका, मुझे तुमसे तुरंत मिलना है। कल शाम ठीक 5 बजे मिराज कॉफ़ी हाउस में। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो शादी से पहले मेरा तुम्हें बताना बेहद ज़रूरी है। अनामिका की मुस्कान वहीं जम गई। उसने संभल कर पूछा, आकाश क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या ये बात शादी के बाद नहीं हो सकती? तुम्हें तो पता है ना कि घर में सब शादी की रस्मों में व्यस्त हैं और इस वक्त मेरा बाहर निकलना। नहीं अनामिका, आकाश ने उसकी बात बीच में ही काट दी। ये बातें शादी के बाद नहीं बताई जा सकती। अगर तब बताई तो बहुत देर हो जाएगी। प्लीज़ कल शाम 5 बजे पहुंच जाना। इसके पहले कि अनामिका कुछ और पूछ पाती, आकाश ने फ़ोन काट दिया। उस पूरी रात अनामिका के सिरहाने नींद भटकने भी नहीं आई। वो करवटें बदलती रही और छत की ओर ताकती रही। मन में ढेरों आशंकाओं का बवंडर उठ रहा था। आकाश की आवाज़ में वो कौन सा अनजाना खौफ था? क्या आकाश का कोई अतीत था? क्या वो किसी और लड़की से प्यार करता था और पारिवारिक दबाव में आकर ये शादी कर रहा था? अगर ऐसा था तो उसने पहले की इतनी मुलाकातों में ये बात क्यों छुपा कर रखी? और अब जब मंडप सज चुका है, कार्ड बच चुके हैं, तब इस तरह की बात कहने का क्या तुक था? अनामिका खुद से ही अनगिनत सवाल पूछती रही, लेकिन सन्नाटे के सिवा इसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन शाम को घर से निकलते वक्त अनामिका ने न केवल अपनी मीनल भाभी को ही इस बारे में बताया, उसने बहाना बनाया कि शादी के कुछ ज़रूरी सामान की खरीदारी के लिए वो बाजार जा रही है। मिराज कॉफ़ी हाउस में अनामिका पहले भी 2-3 बार आकाश के साथ आ चुकी थी, लेकिन आज वहाँ का माहौल बेहद अजनबी और भारी लग रहा था। उम्मीद के मुताबिक आकाश बाईं तरफ वाले कोने की एक एकांत मेज पर बैठा था। वो मेज पर रखे पानी के गिलास को शून्य नज़रों से निहार रहा था। टेबल की तरफ बढ़ते हुए अनामिका का दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। तनाव और अनिश्चितता ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। बैठते ही उसने अपनी बेचैनी को शब्दों में ढाला। आकाश, मैं पूरी रात सो नहीं सकी हूँ। ऐसी क्या बात थी जो तुम फ़ोन पर नहीं कह सकते थे? मेरे मन में पूरे वक्त तरह तरह के बुरे विचार आते रहे। किस तरह के विचार अनामिका? आकाश ने बिना नजरें उठाए पूछा। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। वो बहुत थका थका नजर आ रहा था। मैं सोचती रही, शायद तुम शादी से पहले अपने किसी अफेयर के बारे में मुझसे कुछ कहना चाहते हो। अनामिका ने अपने मन का सबसे बड़ा डर बयां कर दिया। आकाश के होठों पर एक कड़वी बेजान मुस्कान आई। एक लड़की होने के नाते तुम इससे ज़्यादा शायद सोच भी नहीं सकती। फिर तुम ही बताओ ना आकाश, वो कौन सी बात है जिसे कहने के लिए तुम शादी तक का इंतज़ार नहीं कर सकते थे? अनामिका की आवाज़ में मिन्नत का भाव था, क्योंकि शादी तक इंतज़ार करने का मतलब होता एक निर्दोष इंसान की ज़िंदगी को अपने स्वार्थ की बलि चढ़ा देना। आकाश ने बेहद शांत लेकिन कंपकपाती आवाज़ में कहा, तुम पहेलियों में बातें क्यों कर रहे हो? जो भी बात है खुलकर साफ साफ क्यों नहीं कहते? आकाश ने पहली बार अपनी आंखें उठाई और सीधे अनामिका की आंखों में देखा। अगर इस समय मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता तो तुम क्या कहोगी? अनामिका को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। उसने खुद को संभाला और मुस्कुराने की कोशिश की।
मैं समझूंगी कि तुम हमेशा की तरह एक अच्छा मजाक कर रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा अनामिका, मैं पूरी संजीदगी से कह रहा हूँ। आकाश के शब्दों में एक पत्थर जैसा भारीपन था। अनामिका की मुस्कान लुप्त हो गई। एक पल में उसके सारे सपने, सारी उम्मीदें बिखरती हुई महसूस हुई। सदमे की हालत में उसने पूछा, शादी से इनकार तो तुम पहले दिन भी कर सकते थे। अब जब शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, रिश्तेदारों के पास न्योते जा चुके हैं, तब इस इनकार का क्या मतलब है? मतलब ये है अनामिका कि मैं अपनी झूठी और खोखली खुशियों की खातिर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। आकाश ने खिड़की के बाहर शून्य में देखते हुए कहा। बहुत खूब। और तुम्हें लगता है कि शादी टूटने के बाद मेरा समाज में जो हश्र होगा, उससे मेरी ज़िंदगी आबाद हो जाएगी? अनामिका का गला रुंध गया। इनकार के पीछे की सच्चाई को जानने के बाद शायद तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। कैसी सच्चाई? कौन सा ऐसा सच है जो तुमने अब तक छुपा कर रखा? एक ऐसा सच अनामिका जो पिछले 2 महीनों से मेरी अंतरात्मा को हर पल कचोट रहा है। आकाश की आवाज़ कांप रही थी। मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं कि सच जानने के बाद तुम मुझसे नफरत करोगी या हमदर्दी। असलियत ये है अनामिका कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ और मौत बहुत खामोशी से मेरी तरफ बढ़ रही है। अनामिका के कानों में जैसे हजारों थप्पड़ एक साथ पड़े हो। कैफे का सन्नाटा एकदम से चीख में बदल गया। गहरे सदमे की हालत में हक्की बक्की सी वो आकाश के चेहरे को ताकती रह गई। एक खौफनाक सर्द एहसास उसकी धमनियों में बर्फ बनकर जमने लगा। आकाश ने अपनी बेजान नज़रों से उसे देखा और धीमी आवाज़ में बोलना जारी रखा। अब जब मैंने इस बदनाम और जानलेवा बीमारी का जिक्र कर ही दिया है, तो तुम्हारे दिमाग में ढेरों सवाल उठ रहे होंगे। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि मुझ में ये बीमारी कहाँ से आई। तुम्हें लग रहा हो कि मैंने गंदे और बाजारी रास्तों पर जाकर अपने खून को नापाक किया है, लेकिन ईश्वर साक्षी है अनामिका, मैंने कभी किसी औरत को गलत नज़र से नहीं देखा। ये बीमारी उस दूषित और संक्रामक खून का नतीजा है जो 2 साल पहले एक्सीडेंट के बाद डॉक्टरों की घोर लापरवाही की वजह से मुझे चढ़ा दिया गया था। मौत चुपके से मेरे खून में दाखिल हो गई और मुझे भनक तक नहीं लगी। आकाश की आंखों से एक आंसू छलक कर उसकी मेज पर गिर पड़ा। मैं लगातार मौत के करीब जा रहा हूँ, लेकिन मेरे घर में किसी को इस बीमारी की जानकारी नहीं है। वे बेखबर हैं, इसलिए जो हुआ उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं भी सच को भूलकर कुछ समय के लिए स्वार्थी हो गया था, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारती रही। ये शादी एक पाप होती जो मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, तुम्हें देखने और रिश्ता पक्का होने के बाद मैंने अपनी कल्पनाओं में तुम्हारे साथ एक पूरी ज़िंदगी जी ली है। अब मरने का मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। आकाश की बातें खत्म हो चुकी थी। टेबल पर एक खौफनाक सन्नाटा तैर रहा था। आकाश का सिर झुका हुआ था। वो अनामिका की नफरत या गुस्से भरे शब्दों का इंतजार कर रहा था, लेकिन खामोशी से सब सुन रही अनामिका की आंखों से बहते आंसू अब थम चुके थे। उसके चेहरे के खौफ की जगह एक अभूतपूर्व दृढ़ता और गरिमा ने ले ली थी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और आकाश के ठंडे कांपते हुए हाथ को अपनी दोनों हथेलियों में थाम लिया। अनामिका के इस स्पर्श से हैरान आकाश ने चौंक कर सिर उठाया और खाली खाली नज़रों से उसे देखने लगा। अनामिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आपने अपनी बात कह दी आकाश, अपना फैसला भी सुना दिया, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि जो फैसला आपका है वही फैसला मेरा भी होगा? आकाश हतप्रभ रह गया। अनामिका, तुम क्या कह रही हो? मैं ये कह रही हूँ आकाश कि अगर आप में सच कहने की हिम्मत है, तो मुझ में भी सच्चाई का साथ देने का हौसला है। आपकी ज़िंदगी का बाकी जितना भी सफ़र बचा है, उसमें मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं भागूंगी। ये शादी हर हाल में होगी। आकाश अपनी जगह से उछल पड़ा। तुम पागल हो गई हो अनामिका। तुम भावुकता में आकर इतना बड़ा अनर्थ कर रही हो। तुम्हें शायद ठीक से मालूम नहीं है कि ये क्या बीमारी है। लोग इसके मरीज के साय से भी दूर भागते हैं, उसका छुआ पानी तक नहीं पीते। और तुम एक ऐसे इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बांधने की बात कर रही हो। मैं लोगों की तरह अज्ञानता और गलतफहमियों के अंधेरे में नहीं जीती आकाश। अनामिका की आवाज़ में चट्टान जैसी मजबूती थी। किसी इंसान के साथ उठने बैठने, बातचीत करने या साथ खाना खाने से नहीं फैलता ये। शादी के बाद अगर हम पति पत्नी के बजाय दो सच्चे और पक्के दोस्तों की तरह रहेंगे और उन खास पलों से परहेज करेंगे जिनसे ये बीमारी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो इस पवित्र रिश्ते से हमें कोई खतरा नहीं होगा। अनामिका ने आकाश का हाथ थोड़ा और कसकर दबाया। जिंदगी कितनी बाकी है, मौत कब आएगी, इसका जवाब दुनिया का कोई डॉक्टर
या मेडिकल साइंस नहीं दे सकता। जो मौत कल आनी है उसके डर से हम आज की खूबसूरत ज़िंदगी की कुर्बानी क्यों दें? जितना भी वक्त हमारे पास बचा है उसी वक्त में हमें पूरी एक ज़िंदगी जी लेनी होगी। मैं उस सफ़र में आपकी ढाल और आपकी हमसफ़र रहूंगी। ये मेरा अंतिम और अटल फैसला है। अनामिका के इन शब्दों ने आकाश की बुझी और निराश आंखों में अचानक जिंदगी जीने की एक नई चमक पैदा कर दी। आकाश को लगा जैसे उसे किसी डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। अनामिका ने उसके चेहरे पर आते बदलाव को महसूस किया और थोड़ा मुस्कुराकर बोली, जब मैंने ज़िंदगी के इस मुश्किल सफ़र में आपका साथ देने का मन बना ही लिया है, तो एक वचन आपको भी मुझे देना होगा। कैसा वचन अनामिका? आकाश ने उत्सुकता से पूछा। जैसे आपने अब तक अपनी बीमारी को एक राज रखा है, शादी के बाद भी ये सच एक गहरा राज ही रहेगा। आप इसके बारे में अपने घर वालों या किसी भी तीसरे इंसान के सामने अपनी ज़बान पर एक शब्द भी नहीं लाएंगी। आकाश की आवाज़ में फिर से उदासी घुलकर आई। लेकिन अनामिका, इससे क्या हासिल होगा? जैसे जैसे मेरी बीमारी बढ़ेगी, शरीर कमज़ोर होगा, मौत करीब आएगी, तब इसे लोगों से छुपाना आसान नहीं होगा। माँ पापा जी को कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा। शादी के बाद वो सब संभालना मेरी जिम्मेदारी होगी। अनामिका ने कहा, किसे क्या जवाब देना है और स्थिति को कैसे संभालना है ये मैं देखूंगी, मगर आप कभी किसी से कुछ नहीं कहेंगे। आकाश ने अनामिका के निस्वार्थ प्रेम और दूरदर्शिता के आगे अपना सिर झुका लिया। उसने गदगद होकर कहा, अगर तुम्हारी यही जिद है अनामिका, तो मैं वादा करता हूँ मैं अपनी ज़बान पर कभी इस बीमारी का जिक्र नहीं लाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी बीमारी का ये कड़वा राज मेरे साथ ही शमशान चला जाए। विवाह की सुबह जब मंडप के पास धूप और कपूर की महक फैली, तो पूरे घर में एक अजीब सा उत्सव का माहौल था। ढोलक की थाप पर औरतें मंगल गीत गा रही थीं और रिश्तेदार अनामिका को सजाने संवारने में व्यस्त थे। अनामिका लाल रंग के पारंपरिक लहंगे में सजी अपनी सहेलियों के बीच बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अपूर्व शांति थी, लेकिन आंखों में वो दर्द छिपा था जिसे केवल वही समझ सकती थी। उधर आकाश चेहरा बांधे अपनी बारात के साथ मंडप में दाखिल हुआ। उसकी आंखों के नीचे का पीलापन और थकान सहरे की झालर के पीछे छिप गई थी। दोनों जब मंडप में आमने सामने आए तो एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। आकाश की नज़रों में अनामिका के प्रति कृतज्ञता और एक अजीब सा पश्चाताप था, जबकि अनामिका की आंखों में अपने द्वारा चुने गए पथ पर आगे बढ़ने का अटूट विश्वास था। पंडित जी ने वेद मंत्रों का पाठ शुरू किया। अग्नि प्रज्वलित की गई। जब अनामिका और आकाश ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली तो घर वाले तालियां बजाने लगे। मधुरा जी और आलोक जी के चेहरे पर अपने इकलौते बेटे की शादी की अपार खुशी साफ दिख रही थी। फिर वो क्षण आया जब दोनों को 7 फेरों के लिए खड़ा होना पड़ा। अग्नि के समक्ष पहला फेरा लेते हुए आकाश सोच रहा था कि वो अनामिका को किस भयंकर अग्नि परीक्षा में ढकेल रहा है। वो खुद को दोषी मान रहा था, लेकिन अनामिका के मस्तिष्क में चल रहा विचार बिल्कुल अलग था। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे, अनामिका मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आकाश के जीवन के बचे हुए पलों को खुशियों से भर सकूं। मुझे उसका संबल बनने की हिम्मत देना। फेरे पूरे हुए। आकाश ने अनामिका की मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहनाया। विवाह संपन्न हो गया। रिश्तेदारों की नज़र में वे एक खुशहाल नवविवाही जोड़ा थे, लेकिन उस पवित्र बंधन के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छिपा था जिसे सिर्फ वे दोनों जानते थे। शादी की तमाम रस्मों और विदाई के बाद जब अनामिका अपनी ससुराल पहुंची तो गृह प्रवेश का भव्य स्वागत हुआ। हंसी ठिठोली करती हुई ननद अंजलि और उसकी सहेलियां अनामिका को दुल्हन की तरह सजे हुए कमरे में ले गई। कमरे में गुलाब के फूलों और मोगरे की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। सेज पर करीने से पंखुड़ियां बिखराई गई थी, एक ऐसी रात की नुमाइंदगी करती हुई जिसके सपने हर नवविवाहिता देखती है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी भैया आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और इतना कहकर उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आकाश कमरे के एक कोने में खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे में देख रहा था। अनामिका धीरे से बेड के किनारे बैठ गई। आकाश मुड़ा। उसकी आंखों में एक अनजाना डर और शर्मिंदगी थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अनामिका, इस कमरे का सजावट और ये सेज मुझे कचोट रही है। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आज की रात एक आम दुल्हन के लिए सबसे खास होती है, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिवाय एक शापित जिंदगी के कुछ नहीं है। अनामिका उठी और धीरे धीरे आकाश के पास पहुंची। उसने आकाश का कांपता हुआ हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
आकाश, क्या एक पति पत्नी के रिश्ते की पूरी इमारत केवल शारीरिक सुख पर टिकी होती है? क्या दो इंसान बिना एक दूसरे के करीब आए एक दूसरे की आत्मा से नहीं जुड़ सकते? मेरे लिए शारीरिक संबंध ही सब कुछ नहीं है। आज की रात हमारे लिए एक दूसरे को समझने और एक अटूट दोस्ती की नींव रखने की रात है। अनामिका ने आकाश को सहारा देकर बेड पर बिठाया। उसने लाल जोड़ा उतारकर एक साधारण साड़ी पहनी और आकाश के पास बैठ गई। उसने आकाश का सिर अपनी गोद में रख लिया। उस पूरी रात दोनों ने कोई संबंध नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से अपने बचपन, अपनी छोटी छोटी खुशियों और अपने सपनों की अनगिनत बातें की। अनामिका ने आकाश के मन से मौत के उस डरावने साए को कुछ घंटों के लिए मिटा दिया। सुहाग रात का वो इम्तिहान उन दोनों ने एक दूसरे के प्रति असीम सम्मान और दोस्त बनकर पास कर लिया था। सुबह की पहली किरण जब खिड़की के पर्दों से छन कर आई तो अनामिका की आंख खुल गई। आकाश उसकी गोद में सिर रखे चैन की नींद सो रहा था। महीनों बाद उसके चेहरे पर इतना सुकून दिख रहा था। अनामिका ने धीरे से उसका सिर तकिए पर रखा और शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि उसका मेकअप, उसकी चूड़ियाँ, उसके कपड़े वैसे के वैसे ही व्यवस्थित थे। अनामिका जानती थी कि अगर वो इसी तरह बाहर गई तो ननद अंजलि या सास मधुरा जी के मन में तरह तरह के सवाल उठेंगे। समाज नवविवाहितों की पहली रात से जुड़े कई तरह के कयास लगाता है। उसने अपनी स्थिति को सामान्य दिखाने के लिए एक नाटक रचने का फैसला किया। अनामिका ने अपने जूड़े को खोला और अपने बालों को थोड़ा बिखरा दिया। होठों की लिपस्टिक को उंगलियों से पोंछकर थोड़ा सा बिखरा दिया ताकि ऐसा लगा कि वे एक दूसरे के करीब आए थे। फिर उसने अपनी कलाई में पहनी कांच की कुछ चूड़ियों को दबाव देकर चटका दिया। कांच का एक तीखा टुकड़ा उसकी कलाई में चुभ गया और हल्का सा खून बह निकला। लेकिन अनामिका ने उस दर्द को नज़रअंदाज कर दिया। उसने टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़ों और सेज पर बिखरे फूलों को मरोड़कर बिस्तर पर बिखेर दिया। जब वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो रसोई के पास ननद अंजलि मिल गई। अंजलि ने शरारत से अनामिका के बिखरे बालों और कलाई की टूटी चूड़ियों को देखा और हंसते हुए बोली, गुड मॉर्निंग भाभी। लगता है भैया ने रात भर आपको सोने नहीं दिया। आपकी आंखें गुलाबी हो रही हैं। अनामिका ने लजाते हुए अपनी नज़रों को झुका लिया और अंजलि के गाल पर हल्की सी थपकी देते हुए कहा, चुप करो, ऐसी बातें नहीं करते। फिर वो सास मधुरा जी के पास गई और उनके पैर छुए। मधुरा जी ने प्यार से बहू का माथा चूमा और आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो बहू। भगवान करे जल्दी इस घर में नन्हे बच्चे की किलकारियाँ गूंजे और तुम्हारी गोद भर जाए। अनामिका ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया, लेकिन उसके सीने के अंदर एक तीखा दर्द उठ खड़ा हुआ। वो जानती थी कि ये आशीर्वाद कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उसने उस कड़वी हकीकत को अपने सीने में ही दफन रखा। शादी के बाद के दिन तेजी से बीतने लगे। अनामिका ने बहुत जल्द ही खुद को ससुराल के माहौल में ढाल लिया। उसकी सादगी, सेवा भाव और मीठी बोली ने घर के हर सदस्य का दिल जीत लिया। ससुराल लोकनाथ जी के समय पर दवाइयों का ध्यान रखना हो या सास मधुरा जी के साथ रसोई में नई नई डिश बनाना हो, अनामिका हर काम पूरी निष्ठा से करती। ननद अंजलि के लिए अनामिका केवल भाभी नहीं बल्कि एक बड़ी बहन और राजदार जैसी बन गई थी। दोनों घंटों बैठकर अपनी पसंद नापसंद और घर की बातें साझा करती। आकाश अपनी पत्नी के इस समर्पण को देखकर दंग था। वो देखता था कि अनामिका उसके परिवार को कितना प्यार दे रही है, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक डर भी घर कर रहा था कि एक शाम जब घर के बाकी लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे, आकाश ने अनामिका को कमरे में बुलाकर कहा, अनामिका, तुम मेरे माँ पापा जी और अंजलि से इतना लगाव क्यों बढ़ा रही हो? तुम जानती हो कि मेरा वक्त बहुत कम बचा है। जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारा इस घर से रिश्ता टूट जाएगा। जितना ज़्यादा तुम इनसे जुड़ोगी, बाद में तुम्हें और उन्हें इतना ही ज़्यादा दर्द होगा। अनामिका ने आकाश का हाथ पकड़ा और बेहद शांत स्वर में कहा, आकाश, जो कल होने वाला है उसके डर से क्या मैं आज को जीना छोड़ दूँ? जब तक तुम इस दुनिया में हो, ये परिवार मेरा है। मैं तुम्हें और तुम्हारे अपनों को हर वो खुशी देना चाहती हूँ जो एक बहू और एक पत्नी दे सकती है। मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। और तुम भी आने वाले कल की चिंता छोड़कर आज की खुशियों को जीना सीखो। अनामिका के इन शब्दों ने आकाश को निरुत्तर कर दिया। वो समझ गया था कि अनामिका केवल उसकी पत्नी बनकर नहीं आई थी, बल्कि वो उसके पूरे परिवार के लिए एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी हो चुकी थी। शादी के 5 महीने देखते ही देखते बीत गए। इन महीनों में घर का हर एक लम्हा खुशियों और आत्मीयता की चादर में लिपटा रहा। अनामिका ने जिस कुशलता से गृहस्थी संभाली थी, उसने मधुरा जी और आलोकनाथ जी के चेहरे पर सुकून की एक नई नई चमक आ गई थी।
आकाश भी अपने दिल के बोझ को भुलाकर अनामिका के साथ जीवन के हर क्षण को ऐसे जी रहा था मानो समय ठहर सा गया हो। परंतु नियति अपने क्रूर हाथों से समय की सुई को आगे बढ़ा रही थी। मौसम में आए बदलाव के साथ ही आकाश के स्वास्थ्य में भी चुपके से एक अवांछित बदलाव आने लगा। शुरुआत बहुत सामान्य सी थी। आकाश को अक्सर शाम होते ही हल्का बुखार रहने लगा और बिना किसी शारीरिक श्रम के भी वो थका थका महसूस करता। पहले तो सबने इसे बदलते मौसम का असर समझा। मथुरा जी उसे गर्म हल्दी दूध पीने को देती, लेकिन बुखार कम होने के बजाय धीरे धीरे आकाश की धमनियों में अपनी जगह पक्की करने लगा। बीते 2 हफ्तों के भीतर आकाश का वजन आश्चर्यजनक रूप से कम हो गया। उसके गालों की रंगत उड़ने लगी और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उभर आए। जो इंसान पहले मुस्कुराता हुए चेहरे से काम पर निकलता था, अब वो बिस्तर से उठने में भी आलस्य और कमजोरी महसूस करता था। उसकी रंगत पीली पड़ती जा रही थी, मानो शरीर से सारा खून खींचता जा रहा हो। एक दोपहर जब अनामिका आकाश के लिए चाय लेकर कमरे में आई, तो उसने देखा कि आकाश अलमारी के पास खड़ा अपनी कमीज के बटन बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि बटन उसे लग नहीं रहे थे। वो हाँफ रहा था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। अनामिका ने तुरंत चाय का कप टेबल पर रखा और आगे बढ़कर आकाश के हाथ थाम लिए। आकाश, आप खड़े क्यों हैं? आपको कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज़ दे दी होती। आकाश ने थककर अनामिका के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने बेहद कमज़ोर आवाज़ में कहा, अनामिका, मुझे लग रहा है कि अब वो वक्त करीब आ रहा है। मेरा शरीर अब मेरा साथ छोड़ रहा है। HIV वायरस अब मेरे अंदर अपनी गति बढ़ा रहा है। अनामिका का दिल ये सुनकर दहल गया, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आने दी। उसने आकाश को पकड़कर धीरे से बेड पर बिठाया और उसके माथे पर हाथ रखा। उसका शरीर तवे की तरह तप रहा था। आप फालतू बातें सोचकर खुद को कमज़ोर मत कीजिए, अनामिका ने सहलाते हुए दृढ़ता से कहा। ये सिर्फ मौसम की वजह से कमज़ोरी आई है। मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। लेकिन आकाश ने अनामिका की कलाई पकड़ ली और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, हम कब तक खुद को धोखा देंगे अनामिका? हम जानते हैं कि 2 साल पहले चढ़ाया गया वो संक्रामक खून अब मेरी पूरी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ख़त्म कर चुका है। HIV की अंतिम स्टेज अब दूर नहीं है। अब मुझसे चलने में भी चक्कर आते हैं। अनामिका की आंखों में आंसू छलक आए, पर उसने तुरंत उन्हें पोंछ दिया। आकाश की गिरती सेहत घर के खुशहाल वातावरण पर एक काले साए की तरह मंडराने लगी थी। उसी शाम जब ससुर आलोकनाथ जी और सास मधुरा जी ड्राइंग रूम में बैठे थे, तो आकाश हॉल से गुजरते हुए अचानक लड़खड़ा गया। अगर अनामिका ने समय पर आकर उसे संभाला न होता, तो वो फर्श पर गिर पड़ता। ससुर जी ने अखबार नीचे किया और बेहद चिंतित स्वर में कहा, आकाश की सेहत को क्या हो गया है? दिन पे दिन ये कमज़ोर होता जा रहा है। क्या बात है बहू, ये कोई खाना पीना ठीक से नहीं खा रहा क्या? सास भी उठकर पास आई और उन्होंने आकाश के चेहरे को गौर से देखा। उनका माथा चिंता की लकीरों से भर गया। घर के इस माहौल में अब सन्नाटा और आशंका का साया गहराने लगा था। अनामिका समझ चुकी थी कि परीक्षा की असली और सबसे कठिन घड़ी अब शुरू हो चुकी है। एक तरफ आकाश का टूटता शरीर था, दूसरी तरफ परिवार के बढ़ते सवाल। अगले कुछ दिनों में आकाश की हालत और अधिक चिंताजनक हो गई। उसका शरीर अब दिन का खाना भी ठीक से पचा नहीं पा रहा था। चेहरे की रंगत पूरी तरह पीली पड़ चुकी थी और उसकी ढलती देह को देखकर घर का हर कोना जैसे उदासी में डूबने लगा था। एक दोपहर जब आकाश दवाई खाकर सो गया, तो सास मधुरा जी ने रसोई से अनामिका को आवाज़ दी। उनके चेहरे पर गहरी शंका, दुख और एक बेचैनी साफ झलक रही थी। अनामिका जब उनके पास पहुंची, तो मथुरा जी ने उसका हाथ थामकर उसे डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बिठा दिया। अनामिका बहू, मधुरा जी की आवाज़ काँप रही थी, मुझे सच सच बताओ, आकाश को आखिर हुआ क्या है? 5 महीने में ही मेरा हट्टा कट्टा बेटा सूख कर कांटा हो गया है। ना उसके चेहरे पर रंगत बची है, ना ही उसमें उठने बैठने की ताकत। तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हो ना? अनामिका ने अपना दिल मजबूत किया और पलकें झुका ली। मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा वायरल इन्फेक्शन और कमज़ोरी है। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो बहू। मधुरा जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं एक माँ हूँ, मैंने आकाश को जन्म दिया है, उसकी हर छोटी बड़ी बीमारी को देखा है। ये कोई मामूली कमज़ोरी नहीं है। आस पड़ोस की औरतें भी तरह तरह की बातें करने लगी हैं। कोई कहती है कि शादी के बाद आकाश की सेहत गिरी है, तो कोई कुछ और इशारा करती है।
अनामिका जानती थी कि सास की बात का असली संकेत क्या था। समाज में अक्सर नवविवाहित जोड़े की गिरती सेहत को शादीशुदा जिंदगी की अति से जोड़कर देखा जाता है। मधुरा जी के पूछने के अंदाज में भी वही असमंजस और चिंता थी। अनामिका ने सास का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और बेहद नम्रता से कहा, मम्मी जी, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। आकाश थोड़ा लापरवाह है, वे अपनी डाइट और दवाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही इन्हें शहर के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाऊंगी और पूरा चेकअप करवाऊंगी। मथुरा जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और अनामिका के सिर पर हाथ रखा। तेरा ही सहारा है बहू, तू ही इसे संभाल सकती है। कल ही उसे डॉक्टर को दिखा, चाहे कितना भी पैसा लगे। अनामिका ने सिर हिलाकर सहमति दे दी, लेकिन उसके मन के भीतर एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ था। वो जानती थी कि कल डॉक्टर के पास जाने का ढोंग करना ही होगा, वरना सच को छुपा पाना अब नामुमकिन हो जाएगा। अगले दिन सुबह ही अनामिका ने आकाश को तैयार किया। घर वालों को यही बताया गया कि वे शहर के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लिए जा रहे हैं। आलोकनाथ जी ने अनामिका के हाथ में कुछ पैसे थमाए और कहा, बहू, सारे टेस्ट करवा लेना, पैसों की चिंता मत करना। घर से निकलकर अनामिका और आकाश ने एक टैक्सी ली, लेकिन टैक्सी अस्पताल की तरफ न जाकर शहर के एक शांत और खूबसूरत इलाके की ओर बढ़ गई। अनामिका जानती थी कि अस्पताल जाने से डॉक्टरों की रिपोर्ट्स बाहर आ जाएगी और बीमारी का कड़वा सच परिवार के सामने नंगा हो जाएगा। इसलिए उसने आकाश को कुछ घंटे खुली हवा और सुकून देने का फैसला किया था। वे शहर के एक बड़े और आधुनिक मॉल में पहुंचे, जहां एक शांत रूफटॉप पार्क और रेस्टोरेंट था। मॉल के बेंच पर बैठकर हल्की धूप सेकते हुए आकाश ने अनामिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। अनामिका, हम कब तक ये झूठ का खेल खेलेंगे? अस्पताल ना जाकर हम यहाँ बैठे हैं, क्या ये माँ पापा जी के साथ बहुत बड़ा छल नहीं है? अनामिका ने आकाश के ठंडे पड़ते हाथों को अपनी उंगलियों में कसकर थाम लिया। ये छल नहीं है आकाश, ये उनके दिल को टूटने से बचाने की एक ढाल है। लेकिन क्यों अनामिका? आकाश की आवाज़ भारी हो गई। इस बीमारी से हर दिन दुनिया में कई लोग मरते हैं। अगर मैं भी मर जाऊंगा तो इसमें कौन सा अनोखा इतिहास बन जाएगा? मेरी बीमारी छुपाकर तुम मेरे माँ, पापा जी, अंजलि और खुद अपने लिए दर्द को बढ़ा रही हो। इससे बेहतर है कि सच बता दिया जाए, ताकि वे मेरी मौत के सदमे को सहने के लिए खुद को तैयार कर सकें। अनामिका ने खिड़की से बाहर चमकती धूप को देखा और फिर आकाश की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारी सोच बहुत सरल है आकाश, लेकिन समाज का कड़वा सच बहुत जटिल है। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये समाज में एक सामाजिक कलंक और बदनाम बीमारी मानी जाती है। अनामिका ने अपनी बात जारी रखी, अगर दुनिया को पता चला कि तुम HIV पॉजिटिव हो, तो लोग बीमारी को नहीं, तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाएंगे। कोई ये नहीं सुनेगा कि ये बीमारी डॉक्टरों की लापरवाही और संक्रामक खून से फैली है। लोग तुम्हारे माँ पापा जी को घृणा और शक की निगाहों से देखेंगे। अंजलि की शादी के रिश्ते आने बंद हो जाएंगे और समाज तुम सबके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर देगा। अनामिका की आवाज़ में एक अद्भुत दृढ़ता आ गई। दूसरी तरफ कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी होती हैं। कैंसर से जब कोई मरता है तो समाज उसके परिवार के प्रति हमदर्दी और सम्मान दिखाता है, लेकिन HIV से मरने वाले इंसान के साथ उसका पूरा परिवार सामाजिक रूप से रोज़ मरता है। मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माँ पापा जी और अंजलि को उस घृणा की आग में जलने में नहीं दूंगी। तुम्हारे सम्मान की रक्षा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। आकाश अनामिका की इस अटूट समझदारी, निस्वार्थ प्रेम और दूरदर्शिता को देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी बेजान आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। उसने अपने कांपते हाथों से अनामिका का हाथ चूम लिया। वो समझ गया था कि अनामिका केवल उसकी जीवन संगी नहीं, बल्कि उसके परिवार की मान मर्यादा की रक्षा करने वाली एक देवी बनकर आई थी। घर लौटने के बाद अनामिका ने खुद को एक बहुत ही संवेदनशील और कठिन परिस्थिति में पाया। माँ जी और पापा जी की आंखों में उम्मीद और आशंका के अनगिनत सवाल तैर रहे थे। आकाश को कमरे में ले जाकर आराम कराने के बाद जैसे ही अनामिका बाहर आई, मधुरा जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बहू, क्या कहा डॉक्टर ने? क्या रिपोर्ट आई है? मधुरा जी की आवाज़ में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। अनामिका ने एक पल के लिए अपनी पलकें झुकाई। उसने मन ही मन खुद को मजबूत किया और आकाश से किए वादे व परिवार के मान सम्मान को याद किया। जब उसने नजरें उठाई तो उसके चेहरे पर एक झूठी लेकिन बहुत ही दृढ़ गंभीरता थी। मम्मी जी, सच बड़ा निर्मम है, अनामिका ने धीमी और भारी आवाज़ में कहा। डॉक्टर ने जो बताया है उसे सुनना आप सबके लिए आसान नहीं होगा।
आकाश को कैंसर है, ब्लड कैंसर। ये शब्द किसी भारी धमाके की तरह पूरे हॉल में गूंज गए। मधुरा जी के हाथों से पकड़ी हुई माला छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। वे अपना माथा पकड़कर सोफे पर लुढ़क गई। ससुर आलोकनाथ जी के हाथ कांपने लगे और वे स्तब्ध होकर अनामिका के चेहरे को ताकते रह गए। कैंसर? मधुरा जी बिलक पड़ी। मेरा बेटा? अभी तो उसकी जिंदगी शुरू ही हुई थी। हे भगवान, ये कैसा न्याय है। अनामिका ने आगे बढ़कर सास को संभाला। उसने जो झूठ बोला था वो भी किसी खौफनाक सच से कम डरावना नहीं था, लेकिन ये झूठ आकाश के नाम पर लगने वाले सामाजिक कलंक और परिवार के होने वाले सामाजिक बहिष्कार से रक्षा करने वाली एक अभेद ढाल था। बीमारी का नाम कैंसर सामने आते ही घर का पूरा खुशनुमा माहौल मातमी सन्नाटे में बदल गया। रसोई में बनने वाले पकवानों की महक गायब हो गई और उसकी जगह एक अजीब सी उदासी ने ले ली। मधुरा जी दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती। उनकी आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। आलोकनाथ जी, जो हमेशा घर के कठोर मुखिया की तरह रहते थे, अचानक बहुत बूढ़े और टूटे हुए नजर आने लगे। ननद अंजलि अपने भैया की ये हालत देखकर अपने कमरे में चुपचाप रोती रहती। अनामिका पूरे घर की धुरी बनी हुई थी। वो न केवल आकाश की गिरती सेहत की देखभाल कर रही थी, बल्कि सास ससुर को भी सांत्वना दे रही थी। वो जानती थी कि इस गंभीर बीमारी के कारण आकाश का इम्यून सिस्टम पूरी तरह खत्म हो चुका था और अब कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। रात के सन्नाटे में जब आकाश दर्द से कराहता तो अनामिका उसके सिर को अपनी गोद में रखकर सहलाती। अनामिका, तुम्हारे इस झूठ ने मेरे पूरे परिवार को एक सम्मानजनक दुख दिया है। आकाश कभी कभी कांपती आवाज में कहता। कम से कम वे सिर उठाकर रो तो पा रहे हैं। अनामिका केवल उसके माथे को चूम लेती और अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को पोंछ देती। आकाश की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। अब वो बिस्तर से उठने की स्थिति में भी नहीं रहा था। उसकी कमजोर देह को देखकर ससुर आलोकनाथ जी ने एक कठोर फैसला लेते हुए कहा, बहू, हम आकाश को ऐसे घर पर घिसटते हुए नहीं देख सकते। शहर के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल में से भर्ती करवाते हैं। चाहे मेरी पूरी जमा पूंजी बिक जाए, मैं अपने बेटे का इलाज कराऊंगा। यह अनामिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती की घड़ी थी। अगर आकाश अस्पताल में भर्ती होता तो वहाँ के विस्तृत ब्लड टेस्ट से इस बीमारी का सच तुरंत बाहर आ जाता। अनामिका ने बहुत ही धैर्य और नम्रता से ससुर जी का हाथ पकड़ा। पापा जी, डॉक्टर ने साफ कहा है कि कैंसर अपने अंतिम स्टेज में पहुंच चुका है। अस्पताल में कीमोथेरेपी और रेडिएशन से आकाश का बचा कुचा शरीर और ज़्यादा तड़पेगा। वे उसे आईसीयू में बंद कर देंगे, जहां हमसे कोई उनसे मिल नहीं पाएगा। क्या आप चाहते हैं कि अपने आखिरी दिनों में आकाश अपनों से दूर मशीनों के बीच तड़पे? आलोकनाथ जी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अनामिका ने आगे कहा, मैं घर पर ही डॉक्टर के बताए अनुसार दवाइयाँ और पेन किलर लाती रहूंगी। उसे अस्पताल के दर से बचाकर अपनों के बीच रखना ही उसके लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। अनामिका की तार्किक और भावुक बात के आगे आलोकनाथ जी ने अपना सिर झुका दिया। अनामिका ने एक बार फिर आकाश के सच को अस्पताल की प्रयोगशालाओं में बेनकाब होने से बचा लिया था। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और आकाश के जीवन का दिया अब टिमटिमा रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से कांतिहीन हो चुका था। सांस लेने में भी उसे भारी मशक्कत करनी पड़ती थी। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, आकाश ने बड़ी मुश्किल से अपनी उंगलियां अनामिका की हथेली पर रखी। कमरे में नाइट लैम्प की हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। अनामिका, आकाश की आवाज़ बहुत कमज़ोर और कटी-कटी आ रही थी। मैं यही हूँ आकाश, बोलो। अनामिका ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में समेट लिया। मुझे लगता है मेरा समय अब पूरा हो रहा है। आकाश ने खिड़की से बाहर दिखते चांद की ओर देखा। तुमने इस उदास और शापित सफ़र में मेरा साथ देकर मुझे इंसानियत पर यकीन दिला दिया। लेकिन मेरी एक आखिरी बात याद रखना। अनामिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरे जाने के बाद कभी खुद को एक अभागी या विधवा मानकर पूरी जिंदगी मत बिताना। आकाश ने अपनी पूरी ताकत समेट कर कहा। हमारी शादी दुनिया की नज़र में थी, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता दो आत्माओं का था। तुमने अपना फ़र्ज निभाया और तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। जब सही समय आए, अपने लिए एक नया सवेरा चुनना। अनामिका ने रोते हुए अपना सिर आकाश के सीने पर रख दिया। वो जानती थी कि आकाश उसे अपने आने वाले भविष्य के लिए आज़ाद कर रहा था, लेकिन उसके दिल में आकाश के प्रति सम्मान और प्रेम की जो अमर रेखा खींच चुकी थी, उसे मिटाना किसी के लिए संभव नहीं था। नियति अब अपने सबसे कड़वे और अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही थी। कोठी के कमरे में एक बोझिल और भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। खिड़की के बाहर रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और आसमान में आधा आधा चांद बादलों की ओट में छिपने की कोशिश कर रहा था।
कमरे के भीतर रखी हल्की सी नाइट लैम्प की पीली रोशनी में आकाश का चेहरा सफ़ेद मोमबत्ती की तरह बेजान और निस्तेज नजर आ रहा था। उसकी धसी हुई आंखें और तेजी से चलती सांसें इस बात की गवाही दे रही थी कि जिंदगी और मौत के बीच का ये अंतिम युद्ध अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। अनामिका उसके सिरहाने बैठी थी। उसने आकाश का ठंडा और निष्प्राण सा पड़ता हाथ अपने दोनों हाथों में थाम रखा था। वो बिना पलक झपकाए आकाश के चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहकर गालों पर सूख चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, केवल एक गंभीर, शांत और अटूट संबल था। अचानक आकाश की उंगलियों में थोड़ी सी हरकत हुई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बोझिल पलकें उठाई और धुंधली नज़रों से अनामिका को देखा। अनामिका, आकाश की आवाज़ किसी सूखी पत्ती की तरह सरसराहट से भी धीमी थी। मैं यही हूँ आकाश, तुम्हारे पास ही हूँ। अनामिका ने उसकी हथेली को धीरे से सहलाते हुए कहा। आकाश ने एक गहरी और तकलीफदेह सांस खींची। उसके होठों पर एक फीकी, कांपती हुई मुस्कान उभरी। शायद मेरी यात्रा का समय समाप्त हो गया है, मेरी जीवन संगनी। जिंदगी का सफ़र बहुत छोटा था, लेकिन तुमने अपने त्याग और निस्वार्थ प्रेम से इसके आखिरी लम्हों को इतना खूबसूरत बना दिया कि मुझे मरने का कोई अफसोस नहीं रहा। आकाश, तुम बातें मत करो, खुद को तकलीफ मत दो। अनामिका का गला रुंध गया। नहीं अनामिका, आज मुझे बोलने दो। पता नहीं कल ये जबान साथ देगी या नहीं। आकाश ने रुक रुक कर अपनी बची खुची ताकत समेटते हुए कहा। दुनिया और समाज के लिए शायद तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि हमारा रिश्ता शरीर का नहीं, आत्मा का रहा है। तुमने एक सच्चे मित्र की तरह मेरी ढाल बनकर मुझे संभाला है। मेरे जाने के बाद खुद को किसी अतीत की जंजीरों में मत बांधना। वादा करो तुम अपने लिए एक नया खुशहाल जीवन चुनोगी। विधवा बनकर अपनी जवानी को मत गलाना। अनामिका के पास आकाश के इस अंतिम वचन का कोई जवाब नहीं था। उसने केवल अपनी आंखें बंद कर ली और आकाश के हाथ को अपने माथे से लगा लिया। आकाश ने धीरे से कहा, खिड़की खोल दो अनामिका, मुझे ताज़ी हवा चाहिए, मुझे आसमान देखना है। अनामिका ने उठकर कमरे की बड़ी खिड़की के दोनों पट खोल दिए। बाहर की शीतल मंद हवा कमरे के भीतर आई, जिससे पर्दे हल्के से हिले। चांद अब बादलों से बाहर निकल चुका था और उसकी रोशनी सीधे आकाश के चेहरे पर आकर पड़ने लगी। आकाश ने उस ठंडी हवा को अपने धमनियों में उतारने की कोशिश की। उसने खिड़की से दिखते चांद को देखा, फिर अपनी आंखें घुमाकर अनामिका के शांत चेहरे को निहारा। डॉक्टर की दी गई दर्द निवारक दवा का असर अब गहरा रहा था। आकाश की पलकें भारी होने लगी। उसकी सांसों की गति धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए अनामिका। ये आकाश के अंतिम शब्द थे। इसके बाद उसने एक लंबी गहरी सांस ली और उसकी आंखें आधी खुली की आधी बंद ही रह गई। उसकी कलाई में चलती नाड़ी अचानक थम गई और हाथ अनामिका की हथेली से फिसलकर बिस्तर पर गिर पड़ा। कमरे में एकाएक अजीब सा अलौकिक सन्नाटा छा गया। खिड़की से आती हवा ने जैसे अपनी गति रोक ली। अनामिका ने कांपते हाथों से आकाश की नब्ज टटोली, फिर अपना कान उसकी छाती पर रखा। वहाँ कोई धड़कन नहीं थी। आकाश इस नश्वर संसार को छोड़कर अपने सारे कष्टों से मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए सो चुका था। अनामिका ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा। आकाश की अधखुली आंखों को अपनी उंगलियों से धीरे से बंद किया और उसके माथे पर एक अंतिम मित्र स्पर्श दिया। वो कोई चीख पुकार नहीं मचाना चाहती थी। उसने आकाश के चेहरे पर चादर खींच दी और खुद बैठकर आकाश की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से छनकर कमरे में आई तो उसने अनामिका को उसी अवस्था में पाया। रात ढल चुकी थी और उसके साथ ही एक अध्याय का अंत हो चुका था। अनामिका ने हिम्मत जुटाई और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। सामने आंगन में मधुरा जी तुलसी के पौधे पर जल चढ़ा रही थी और ससुर जी अखबार लेकर बैठे थे। अनामिका के कदमों की आहट सुनकर मधुरा जी ने मुड़कर देखा। अनामिका का पीला पड़ा चेहरा और उसकी शून्य आंखें देखकर मधुरा जी के हाथ से लोटा छूट गया। बहू, क्या हुआ? आकाश कैसा है? मधुरा जी दौड़ती हुई अनामिका के पास आईं। अनामिका ने केवल अपना सिर झुका लिया और धीमी आवाज़ में बोली, मम्मी जी, आकाश हमें छोड़कर चले गए। ये सुनना था कि मधुरा जी के पैर कटकर गिर पड़े। एक माँ की चीख से पूरा घर दहल उठा। ससुर जी के हाथ से अखबार छूटकर जमीन पर गिर गया और वे बदहवास से आकाश के कमरे की तरफ भागे। ननद अंजलि अपने कमरे में रोती हुई बाहर आई। कुछ ही देर में पूरा घर चीखों, सिसकियों और मातम के आगोश में समा गया। आकाश के पार्थिव शरीर को देखकर मधुरा जी बेसुध हो गईं। मेरा बेटा मुझे क्यों छोड़ गया? भगवान, तूने मेरी उम्र उसे क्यों नहीं दे दी?
उनके विलाप से वहां मौजूद हर व्यक्ति का कलेजा कांप उठा। रिश्तेदार और पड़ोसी धीरे धीरे जुटने लगे। हर तरफ केवल एक ही चर्चा थी। कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने इतनी कम उम्र में एक होनहार नवयुवक को ले लिया। अनामिका चुपचाप एक कोने में बैठी सब देख रही थी। समाज की नज़रों में वो एक युवा विधवा थी, जिसकी दुनिया शादी के महज कुछ महीनों में ही उजड़ गई थी। औरतें उसके पास आकर उसकी मांग का सिंदूर पोंछने और उसकी चूड़ियां तोड़ने की रस्म निभाने लगी। जब कांच की चूड़ियां अनामिका की कलाइयों पर तोड़ी जा रही थी, तो उसे कांच का चुभन नहीं बल्कि आकाश के साथ बिताए वे पवित्र पल याद आ रहे थे, जब उसने सुहाग रात की रात खुद अपनी चूड़ियां तोड़ी थी। उसने अपनी आंखों से एक आंसू भी नीचे नहीं गिरने दिया। उसने अपने मन में आकाश से वादा किया था कि वो उसके परिवार को ढहने नहीं देगी। अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हुई। आकाश की देह और अर्थी पर सजाया गया। जब अर्थी घर के दरवाजे से बाहर निकलने लगी तो मधुरा जी पछाड़ खाकर गिर पड़ी। अनामिका ने आगे बढ़कर अपनी सास को अपनी बाहों में थाम लिया। ससुर जी, जो खुद अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, कांपते हाथों से बेटे की अर्थी को कंधा दे रहे थे। शमशान घाट पर जब आकाश की पार्थिव देह अग्नि को समर्पित की गई, तो उठती हुई लपटों को देखकर अनामिका को लगा जैसे उसके जीवन का एक हिस्सा भी उन लपटों में जलकर खाक हो रहा है। लेकिन उसी अग्नि की रोशनी में उसे आकाश को दिया वो वचन याद आया, तुम्हारी बीमारी का राज तुम्हारे साथ ही चला जाना चाहिए। अनामिका ने अपनी छाती पर पत्थर रख लिया। उसने अपने पति की बदनामी को दुनिया से छिपाकर उसके आत्मसम्मान और परिवार की प्रतिष्ठा को बचा लिया था। आकाश जा चुका था, लेकिन अनामिका के लिए संघर्ष का एक नया और कठिन दौर अब शुरू होने वाला था, जहां उसे न केवल इस घर की टूटी हुई नींव को संभालना था, बल्कि समाज के कड़वे तीरों और तानों का सामना भी अकेले ही करना था। आकाश की 13वीं की रस्में निपट चुकी थी। घर में सन्नाटे की एक गहरी परत जम गई थी। रिश्तेदारों का आना जाना कम होने लगा था, लेकिन उनके जाने के साथ ही बातें खत्म नहीं हुई थी। वे बातें कोठी की दीवार दीवार फुसफुसाहट बनकर तैर रही थी। अनामिका ने अब सफ़ेद और हल्के रंग की साड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया था। उसकी कलाइयों की खालीपन और मांग का बिना सिंदूर का रूप देखकर पड़ोस की औरतें जब आती तो हमदर्दी जताने के बहाने कड़वे तीरों की बौछार कर देती। अरे राम, अभी तो बेचारे की शादी के 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। पता नहीं कैसी मनहूस घड़ी में फेरे हुए थे कि दुल्हन के कदम पड़ते ही घर का इकलौता चिराग बुझ गया। गली की एक बुजुर्ग महिला ने चाय का कप लेते हुए फुसफुसाकर कहा। दूसरी महिला ने तुरंत जोड़ा, मुझे तो पहले दिन से ही आकाश की सेहत पर शक था, पर लड़की के घर वालों ने भी क्या देखा और ये अनामिका इतनी बड़ी बीमारी छुपा कर रखी। कैंसर क्या एक दिन में हो जाता है? अनामिका रसोई में खड़ी उनके लिए नाश्ता बना रही थी। हर एक शब्द उसकी आत्मा को छल्ली कर रहा था, लेकिन उसने अपने हाथ कांपने नहीं दिए। वो जानती थी कि अगर वो टूटी तो आकाश के मान सम्मान की जो ढाल उसने खड़ी की थी वो ढह जाएगी। जब वो नाश्ते की प्लेट लेकर बाहर आई तो उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। उसकी इस अदम्य दृढ़ता को देखकर ताने मारने वाली औरतें नजरें चुराने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ससुर आलोकनाथ जी गुमसुम रहने लगे और सास मधुरा जी का रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन इस सारे मातम के बीच मधुरा जी ने अनामिका के धैर्य और समर्पण को बहुत गहराई से महसूस किया। एक शाम अनामिका मधुरा जी के कमरे में उन्हें दूध देने गई। मधुरा जी पलंग पर बैठी आकाश की तस्वीर को छाती से लगाए रो रही थी। अनामिका को देखकर उन्होंने तस्वीर एक तरफ रखी और अनामिका का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। अनामिका बहू, या मैं तुम्हें अपनी बेटी कहूँ? मधुरा जी की आवाज़ में ममता का अटूट सागर उमड़ आया। लोग चाहे जो कहे, लेकिन मैं जानती हूँ तूने पिछले 6 महीनों में आकाश की जो सेवा की है वैसी कोई माँ भी नहीं कर सकती थी। तूने अपने सारे अरमानों की बलि दे दी। मम्मी जी, आप ऐसा मत कहिए। अनामिका ने उनका हाथ चूम लिया। नहीं अनामिका, आज मुझे बोलने दे, मधुरा जी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। ये दुनिया भले ही तुझे विधवा मानकर ताने दे, लेकिन इस घर की छतरी जब तक मैं और तेरे पापा जी हैं, हम तुझे किसी की बुरी नज़र का शिकार नहीं होने देंगे। तू इस घर की बहू नहीं, हमारे सबसे बड़ी बेटी है। मधुरा जी की इस ममतामयी ढाल ने अनामिका के दिल को बहुत राहत दी। उसे लगा कि आकाश के परिवार के लिए उसने जो त्याग किया था वो व्यर्थ नहीं गया। हालांकि परिवार का प्यार अनामिका को मिल रहा था, लेकिन उसके मन के भीतर एक दूसरा युद्ध चल रहा था। रात के सन्नाटे में जब वो अपने खाली कमरे में बैठती तो उस कड़वे सच का बोझ उसकी छाती पर किसी भारी पत्थर की तरफ बैठ जाता। उसने अपनी जवानी, अपने सपने, अपना भविष्य एक ऐसे राज
की रक्षा में समर्पित कर दिया था, जिसे वो कभी किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकती थी। कभी कभी उसके मन में आता कि क्या उसने कैंसर का झूठ बोलकर सही किया, क्या नैतिकता के पैमाने पर यह सही था। लेकिन तभी उसे आकाश के अंतिम शब्द और उसके परिवार की इज्जत का ख्याल आता। अगर सच बाहर आता तो मधुरा जी और आलोकनाथ जी समाज में मुंह दिखाने के लायक ना रहते और ननद अंजलि की जिंदगी तबाह हो जाती। अनामिका ने ईश्वर के सामने हाथ जोड़े और अपने मन के द्वंद्व को शांत किया। हे ईश्वर, अगर अपनों की गरिमा बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो उस पाप का सारा बोझ मैं अपने सिर लेने को तैयार हूँ। आकाश के जाने के 1 साल बाद घर के उदास माहौल में रोशनी की एक पहली किरण आई। ननद अंजलि के लिए एक बहुत ही संभ्रांत और अच्छे परिवार से शादी का प्रस्ताव आया। लड़का इंजीनियर था और परिवार वाले बेहद सुलझे हुए थे। आलोकनाथ जी और मधुरा जी पहले तो आकाश के गम में ये शादी टालना चाहते थे, लेकिन अनामिका आगे बढ़कर खड़ी हो गई। पापा जी, आकाश भी यही चाहते थे कि अंजलि की शादी अच्छे घर में धूमधाम से हो। हमें उनके सपनों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अनामिका ने शादी की हर एक जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। खरीदारी से लेकर मंडप की सजावट और मेहमानों के स्वागत तक वो दिन रात एक करने लगी। उसने अंजलि को अपनी छोटी बहन की तरह सजाया और संवारा। जब अंजलि की विदाई का समय आया तो अंजलि अनामिका के गले लगकर फूट फूट कर रोई। भाभी, अगर आप ना होती तो ये घर आकाश भैया के जाने के बाद बिखर गया होता। आप इस घर की असली ताकत हैं। अनामिका ने अपनी आंखों में आंसू दबाकर मुस्कुराते हुए अपनी ननद को नए जीवन के लिए विदा किया। अंजलि की शादी के कुछ महीनों बाद घर में फिर से सन्नाटा छा गया। अब घर में केवल आलोकनाथ जी, मधुरा जी और अनामिका ही रह गए थे। एक दिन आलोकनाथ जी ने अपनी पत्नी मधुरा जी से एकांत में बात की। मधुरा, हमारी उम्र तो ढल चुकी है, लेकिन अनामिका, उसकी तो पूरी जिंदगी आगे पड़ी है। महज 24 साल की उम्र में उसे इस तरह सफ़ेद साड़ी में घिसटते देखना मेरी आत्मा को कचोटता है। हमें उसके पुनर्विवाह के बारे में सोचना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आकाश तो चला गया, लेकिन अनामिका की जिंदगी को इस तरह अंधेरे में धकेलना बहुत बड़ा पाप होगा। अगले ही दिन दोनों अनामिका के कमरे में गए। आलोकनाथ जी ने बेहद भावुक होकर कहा, बेटी, हम तुमसे एक पिता के रूप में अधिकार से कुछ मांगना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम अपना नया जीवन शुरू करो। हम तुम्हारा पुनर्विवाह करवाना चाहते हैं। अनामिका ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके सामने अतीत की तमाम यादें, आकाश का चेहरा और उसका खुद का लिया हुआ संकल्प घूम गया। ससुर जी और सास जी की बात सुनकर अनामिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने आकाश की वे अंतिम घड़ियां तैर गई जब उसने कमरे की खिड़की खोलकर चांद को देखते हुए अनामिका से अपने जीवन में आगे बढ़ने का अनुरोध किया था। लेकिन अनामिका के दिल में आकाश के प्रति जो निष्ठा, समर्पण और सम्मान का भाव था, वो किसी दूसरी शादी की बात सोच भी नहीं सकता था। अनामिका ने गहरी सांस ली और अपने अश्रुपूरित नेत्रों को उठाकर ससुर जी की ओर देखा। उसकी आवाज़ में एक अनूठी दृढ़ता थी। पापा जी, मम्मी जी, आप दोनों मेरे बारे में इतना सोचते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन मुझे फिर से विवाह के बंधन में मत बांधिए। आकाश के साथ बिताए वे पल और उनकी यादें ही मेरे बाकी जीवन को जीने के लिए काफ़ी है। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। पर बेटी, तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है, मधुरा जी ने बिलखते हुए कहा। हम तुम्हें इस तरह एकाकी जीवन बिताते नहीं देख सकते। मम्मी जी, जीवन केवल किसी का हाथ थामने से पूरा नहीं होता, अनामिका ने नम्रता से समझाया। अब मैं अपने जीवन को एक नया उद्देश्य देना चाहती हूँ। मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करूँगी और समाज सेवा के रास्ते पर चलूँगी। मेरा ये फैसला अटल है। आलोकनाथ जी ने अनामिका की आंखों में छिपे हुए अटूट संकल्प को देखा, जिसे मोड़ना नामुमकिन था। उन्होंने भरे गले से कहा, अगर तुम्हारा यही फैसला है बेटी, तो हम तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। शादी के बाद अनामिका की पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन अब उसने अपने भीतर की शक्ति को समेटा और आगे की शिक्षा पूरी करने का निश्चय किया। उसने समाज शास्त्र में अपनी मास्टर डिग्री के लिए दाखिला लिया। दिन रात किताबों में मन लगाने से न केवल उसका ध्यान आकाश की यादों से उठने वाले दर्द से हटने लगा, बल्कि उसके भीतर स्वावलंबन और आत्मविश्वास का एक नया सवेरा भी हुआ। वो कॉलेज जाती, पढ़ाई करती,
और घर आकर सास ससुर की सेवा में लग जाती। आलोकनाथ जी और मधुरा जी अपनी बहू की इस लगन को देखकर गर्व महसूस करते थे। घर की उदासी धीरे धीरे एक सकारात्मक ऊर्जा में बदलने लगी थी। अनामिका ने साबित कर दिया था कि एक नारी का जीवन केवल दुखों के आगे ठुकने टेकने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मशक्ति से नए रास्ते बनाने के लिए होता है। मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद अनामिका ने सामाजिक कार्यों में खुद को समर्पित करने का निर्णय लिया। उसके दिल में आकाश की बीमारी का वो कड़वा सच हमेशा कौंधता रहता था। उसने देखा कि कैसे एक मासूम इंसान डॉक्टरों की लापरवाही से इस जानलेवा बीमारी का शिकार हुआ था और कैसे समाज के डर से उस बीमारी को छुपाना पड़ा था। अनामिका ने एक स्वयंसेवी संस्था के साथ जुड़कर जागरूकता अभियान में भाग लेना शुरू किया। उसने अपनी असली पहचान और अपना अतीत गुप्त रखा, लेकिन उसकी आवाज़ में जो तड़प और अनुभव था, वो लोगों के दिलों को छू जाता था। वो अस्पताल, कॉलेजों और ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को सुरक्षित रक्त आधान, डिस्पोजेबल सिरिंज के प्रयोग और एचआईवी से जुड़ी भ्रांतियों के बारे में जागरूक करती। अनामिका कहती, मरीज से नफरत मत करो, बीमारी से लड़ो। एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति को सहानुभूति और सम्मान की ज़रूरत होती है। अनामिका का ये कार्य वास्तव में आकाश की आत्मा के प्रति उसकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। जिस बीमारी ने उसके पति को छीना, उसी बीमारी से दूसरों को बचाने के लिए वो अपनी ढाल बनाकर खड़ी हो चुकी थी। समाज सेवा के इसी सफ़र के दौरान अनामिका की मुलाकात डॉक्टर विक्रांत से हुई। डॉक्टर विक्रांत एक जाने माने पैथोलॉजिस्ट और समाज सेवी थे, जो शहर के बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक और संक्रामक रोगों के अनुसंधान विभाग से जुड़े हुए थे। वे स्वभाव से बेहद सौम्य, विचारशील और अपने काम के प्रति समर्पित इंसान थे। डॉक्टर विक्रांत ने कई अभियानों में अनामिका के समर्पण और उसकी संवेदनशीलता को देखा था। वे इस बात से बेहद प्रभावित थे कि इतनी कम उम्र में ये महिला बिना किसी स्वार्थ के समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग के लिए काम कर रही थी। एक दिन एक मेडिकल कैंप के समापन के बाद डॉक्टर विक्रांत ने अनामिका से बातचीत शुरू की। अनामिका जी, आपकी बातों में जो गहराई और सच्चाई होती है, वो किसी किताब से नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे आपने इस दर्द को बहुत करीब से देखा है। अनामिका एक पल के लिए चौंकी, लेकिन उसने अपनी पुरानी सादगी से मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब, जब आप दूसरों के दुख को अपना समझ लेते हैं तो गहराई अपने आप आ जाती है। डॉक्टर विक्रांत के मन में अनामिका के प्रति केवल सम्मान ही नहीं, बल्कि एक अनजाना आकर्षण और आत्मीयता का अंकुर फूट चुका था, जिससे अनामिका अभी पूरी तरह बेखबर थी। समय अपनी निरंतर गति से आगे बढ़ रहा था। डॉक्टर विक्रांत और अनामिका का परिचय अब एक गहरी आत्मीयता और सम्मान में बदल चुका था। सामाजिक अभियानों के सिलसिले में दोनों का अक्सर मिलना जुलना होता था। डॉक्टर विक्रांत जितने समझदार और गंभीर थे, उतने ही अनामिका के प्रति उनके मन में आदर का भाव बढ़ता जा रहा था। वे कई बार महसूस करते थे कि अनामिका की मुस्कान के पीछे एक बहुत गहरा अनकहा दर्द छिपा है, एक ऐसी खामोशी जो साधारण नहीं थी। एक शाम एनजीओ के एक विशेष सेमिनार के बाद दोनों एक शांत पार्क में बैठे थे। ढलता सूरज आसमान में सिंदूरी छटा बिखेर रहा था। डॉक्टर विक्रांत ने चाय का कुल्हड़ अनामिका की तरफ बढ़ाते हुए बेहद संजीदगी से कहा, अनामिका जी, मैं काफ़ी समय से एक बात महसूस कर रहा हूँ। आप जागरूकता के काम में जिस समर्पण से लगी हैं, वो केवल समाज सेवा नहीं है। आपकी आवाज़ में जो तड़प है, वो किसी बहुत बड़े व्यक्तिगत अनुभव से आती है। अगर आप मुझे अपना दोस्त मानती हैं, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके जीवन का सच क्या है? अनामिका ने एक लंबी सांस खींची। पहली बार उसने अपनी आंखों में छुपाए इतने सालों के दर्द को किसी बाहरी व्यक्ति के सामने छलकते महसूस किया। उसे लगा कि अब इस भारी राज को अपने सीने में अकेले दबाए रखने का समय समाप्त हो चुका है। अनामिका ने बेहद शांत लेकिन कांपती आवाज़ में अपना अतीत दोहराना शुरू किया। शादी से चंद दिन पहले आकाश का कॉफ़ी हाउस में सच बताना, एक्सीडेंट के दौरान दूषित खून चढ़ने से उसे एचआईवी होने का कड़वा सच, सुहागरात का वो त्याग भरा इम्तिहान, और फिर आकाश के जाने के बाद समाज से उसके सम्मान की रक्षा के लिए कैंसर का बोला गया वो सफ़ेद झूठ।
अनामिका की बातें सुनते हुए डॉक्टर विक्रांत स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर गहरा दुख और अंत में अनामिका के प्रति अगाध सम्मान के भाव उभर आए। एक डॉक्टर होने के नाते वे समझ सकते थे कि एचआईवी जैसी सामाजिक कलंक मानी जाने वाली बीमारी को छुपाने और एक परिवार को बिखरने से बचाने के लिए एक लड़की ने कितना विशाल कलेजा दिखाया था। डॉक्टर विक्रांत ने गहरी नज़रों से अनामिका को देखा और कहा, अनामिका जी, आपने जो त्याग किया है उसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। आपने किसी की ज़िंदगी और उसके परिवार की गरिमा बचाने के लिए अपनी पूरी जवानी दांव पर लगा दी। आपकी ये कहानी किसी देवी के चरित्र से कम नहीं है। डॉक्टर विक्रांत को अनामिका के अतीत का सच पता चलने के बाद उनके मन में अनामिका के लिए स्नेह और आदर और भी गहरा हो गया। वे समझ चुके थे कि अनामिका ही वो स्त्री है जिसके साथ वे अपना पूरा जीवन बिताने का सपना देख सकते हैं। डॉक्टर विक्रांत ने बिना किसी झिझक के ये बात अपने परिवार को बताई। उनके माता पिता भी सुलझे हुए और उदार विचारों के थे। उन्होंने अनामिका के इस त्याग की सराहना की और उसके साथ डॉक्टर विक्रांत के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले सप्ताह डॉक्टर विक्रांत सीधे अनामिका के घर पहुंचे और आलोकनाथ जी तथा मधुरा जी से मिलने की इच्छा जताई। हॉल में बैठकर डॉक्टर विक्रांत ने आलोकनाथ जी के हाथ थाम लिए और कहा, अंकल जी, मैं आपकी बेटी अनामिका से विवाह करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आकाश की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं अनामिका जी को वो हर सम्मान, अधिकार और खुशी देना चाहता हूँ जिसकी वे हकदार हैं। ससुर आलोकनाथ जी और सास मधुरा जी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वे तो अनामिका का घर बसते देखना चाहते थे, लेकिन जब अनामिका कमरे से बाहर आई तो उसके चेहरे पर संकोच और असमंजस की लकीरें थीं। मधुरा जी ने अनामिका को गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, बेटी अनामिका, आकाश तो चला गया, लेकिन उसने जाते जाते भी तुझसे अपने लिए नया सवेरा चुनने को कहा था। तूने इस घर के लिए, आकाश की सेवा के लिए बहुत बलिदान दिया है। अब हमें और पाप का भागी मत बना। डॉक्टर विक्रांत जैसे समझदार और नेक इंसान का हाथ थाम ले बेटी, यही आकाश की आत्मा को भी सच्ची शांति देगा। ससुर आलोकनाथ जी ने भी आगे बढ़कर अनामिका के सिर पर हाथ रखा। पूरे परिवार का ये अगाध प्रेम और समर्थन देखकर अनामिका की आंखों का बांध टूट गया। विवाह की बात पक्की होने के बाद भी अनामिका के मन के भीतर एक अंतिम द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ आकाश की स्मृतियाँ, उसका त्याग और बीते सालों का समर्पण था, तो दूसरी तरफ डॉक्टर विक्रांत का निस्वार्थ प्रेम और एक नए जीवन की आहट। एक दिन शाम को डॉक्टर विक्रांत और अनामिका मंदिर के शांत परिसर में मिले। अनामिका ने अपनी आंखों में तैरते संशय को सामने रखते हुए कहा, विक्रांत जी, क्या आप सचमुच एक ऐसी स्त्री को अपना पाएंगे जिसके अतीत में एक बहुत बड़ा इतिहास और राज रहा है? क्या समाज के ताने या अतीत की परछाई हमारे बीच कभी दीवार नहीं बनेगी? डॉक्टर विक्रांत ने मुस्कुराकर अनामिका का हाथ अपनी हथेली में लिया। अनामिका, अतीत की परछाइयाँ उनसे डरती हैं जो सच से भागते हैं। आपने तो सच को अपनी ढाल बनाया है। आपने जिस पवित्रता और निष्ठा से आकाश का साथ निभाया, वो इस बात का सबूत है कि आप रिश्तों को कितनी गहराई से निभाती हैं। मुझे आपके अतीत से नफरत नहीं, बल्कि आपके उस पवित्र मन से प्रेम है। डॉक्टर विक्रांत के इन शब्दों ने अनामिका के दिल के आखिरी संशय को भी मिटा दिया। उसे महसूस हुआ कि ईश्वर ने आखिरकार उसकी तपस्या और त्याग का फल उसे एक सच्चे जीवन साथी के रूप में दिया था। कुछ ही हफ्तों बाद अनामिका और डॉक्टर विक्रांत का विवाह बेहद सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कोई आडंबर नहीं था, कोई फालतू का दिखावा नहीं था, केवल अपनों का असीम आशीर्वाद और पवित्र मंत्रों का जाप था। ससुर आलोकनाथ जी ने खुद पिता का फर्ज निभाते हुए अनामिका का कन्यादान किया। मधुरा जी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए बहू को बेटी की तरफ विदा किया। ननद अंजलि भी अपने पति के साथ इस शादी में शामिल हुई और अपनी भाभी की खुशियों के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया। जब अनामिका ने अपनी नई गृहस्थी में कदम रखा तो उसके चेहरे पर अब किसी दर्द की परछाई नहीं थी। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास, एक नया सवेरा और जीवन जीने की नई उमंग थी। डॉक्टर विक्रांत ने एक सच्चे जीवन साथी की तरह उसके हर कदम पर उसका हाथ थामा। दोनों ने मिलकर जागरूकता और समाज सेवा के काम को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अनामिका का जीवन अब किसी दुखद कहानी का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो लाखों निराश लोगों के लिए एक आशा की एक नई किरण बन चुकी थी।
विवाह के कुछ महीनों बाद एक शांत और सुहानी शाम को अनामिका अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। आसमान में निर्मल चांद अपनी पूरी रंगत से चमक रहा था और ठंडी मंद हवाएं चल रही थी। अनामिका ने अपनी आंखें बंद की। उसे लगा जैसे हवा के झोंके में आकाश की वो धीमी जानी पहचानी आवाज़ तैर रही हो। शुक्रिया अनामिका, मेरी ज़िंदगी के उदास सफ़र को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। अनामिका के होठों पर एक बहुत ही शांत और सुंदर मुस्कान तैर गई। उसने मन ही मन आकाश से कहा, आकाश, तुम जहाँ भी हो, शांत रहना। तुम्हारे दिए वचन और तुम्हारे सम्मान की रक्षा मैंने आखिरी तक की। तुम्हारा रिश्ता मेरी आत्मा से था और हमेशा रहेगा। तभी पीछे से डॉक्टर विक्रांत ने आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बड़े प्यार से पूछा, क्या सोच रही हो अनामिका? अनामिका ने मुड़कर विक्रांत की ओर देखा और उनका हाथ थामते हुए कहा, बस यही सोच रही हूँ विक्रांत जी, कि सच्चा प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता। वो रूप बदलता है, त्याग बनता है और अंत में जीवन का नया अर्थ बन जाता है। अनामिका समझ गई थी कि जीवन का सफ़र चाहे कितना भी कठिन और कांटों भरा क्यों ना हो, अगर मन में सच्चाई, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम हो, तो हर अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत और चमकदार प्रभात जरूर आता है। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।